नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस से यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग में आज हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं आगे। क्लास नंबर आज हम लोगों का है 7th। सबसे पहले देखिए बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात की जाए, जो आपके एलपी सीबीटी 2 में 50 क्वेश्चन या फिर कहे तो 50 मार्क्स के सवाल बनने वाले हैं। तो इसमें हम लोगों ने एक तो सबसे पहले इन्वायरमेंट खत्म कर लिया है, जहां 3 से 4 कंप्लीट आपके क्वेश्चन हो चुके हैं। मतलब थ्योरेटिकल, कंसेप्चुअली, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी, सब चीज आपको यहाँ पे कवर कर दिया गया केवल 3 से 4 क्वेश्चन के लिए। इसके बाद बेसिक इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों ने स्टार्ट किया है, जहां 6 से 7 सवाल आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। तो हम लोग इस पे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम लोग इसका क्लास नंबर 3 देखने वाले हैं, क्योंकि इसमें हम लोगों ने टोटल 4 क्लास देखे हैं और इसमें आज तीसरा क्लास है। तो टोटल आज हम लोग क्लास नंबर 7th, समझ में आ गया। चलिए बिना देर के हुए चीजों को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आज हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। कल तक हम लोगों ने जो भी चीजें पढ़ा है, क्या चीजें समझ में आ रही है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, सारी चीजें। लेकिन आगे आपका भी सपोर्ट चाहिए इस चैनल पे, क्योंकि आपको पता है अभी 500 सब्सक्राइबर हुए हैं। तो इसे जितना जल्दी से आप अपने स्टूडेंट तक, अपने ग्रुप तक शेयर करिए। कंप्लीट साइंस की भी टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं होगी, चाहे ग्रुप डी की आप तैयारी कर रहे हो या आप जीके में आप एनटीपीसी का भी कैप्सूल सीरीज अगर अटेंड करते हैं, यकीन मानिए बहुत शानदार हो जाएगा आपका जीके सेक्शन भी। इंजीनियरिंग ड्राइंग का अभी एक क्लास मैंने लिया है, मुझे पता नहीं आपका सपोर्ट उसमें होगा या नहीं, इसलिए सेकंड क्लास का जस्ट मैं वेट कर रहा हूं कि उसमें और कुछ आपके कमेंट दिखे। ठीक है, जो भी जेन्युइन आपको अगर कमेंट करना करिए, अगर कोई कमियां हैं वो भी करिए, लेकिन करिए तो आपको शेयर करना पड़ेगा भाई चीजें। अगर आपको क्वालिटी कंटेंट चाहिए तो ना तो पीपीटी की आवश्यकता है, ना डिजिटल बोर्ड की आवश्यकता है। ये टैब में बिल्कुल साइंस को आप फिल ही नहीं करेंगे बल्कि देखेंगे। तो चलिए पहले जो भी चीजें हम लोगों ने पढ़ा है, सबसे पहले क्लास में हमने क्या किया है, फ्री इलेक्ट्रॉन के कंसेप्ट को देखा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये मैप में, तो हमने जाना कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं तो हमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, किसके बारे में, फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो इसको हमने जाना। इसके बाद फिर हमने चार्ज का पूरा कंसेप्ट लिया है, सेमीकंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है और आपका कंडक्टर क्या होता है, ये सारी चीजें हमने देख रखी है। तो चलिए जो जो चीजें हमने पढ़ रखा है उस पर हम लोग पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। आपका क्वेश्चन पूछा ये गया है, कोई भी पदार्थ है, अगर आप उसको धनावेशित करते हैं तो, यानी कि किसी पदार्थ को धनावेशित किया जा सकता है तो क्या होगा। यानी कि अगर आपने कोई भी ऑब्जेक्ट को पॉजिटिवली चार्ज किया है तो क्या होगा। ऑप्शन ए दिया गया है, कुछ इलेक्ट्रॉन को जोड़ करके। यानी कि अगर आपको धनावेशित करना है तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉन को जोड़ना होगा, या फिर प्रोटॉन को जोड़ना होगा, या फिर इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा, या फिर प्रोटॉन को निकालना होगा। क्वेश्चन क्या बोला है समझिए, कहा गया है कि आपको क्या करना है, धन आवेशित करना है। धन आवेशित करने का मतलब क्या है, इंग्लिश में हम इसे कहेंगे पॉजिटिवली चार्ज करना है ना जी। पॉजिटिवली चार्ज करने का मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज। कहने का क्या मतलब है, पॉजिटिव चार्ज से आप क्या हो गए, बैंक हो गए, याद करिए। और माइनस जैसे ही बोला जाए नेगेटिवली चार्ज, यानी कि ऋणात्मक आवेश अगर बोला जाए तो ये हो गए कस्टमर, यानी कि आप और हम। अब इसके बैंक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, क्षमता है देने की। क्या देने की, लोन देने की। लोन में क्या मिलता भाई, पैसा। तो जो देगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और जो लेगा उसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। अगर ये दे रहा है तो भाई बैंक के पास क्या होगा, पैसा घटेगा। और अगर ये पैसा ले रहा है तो इसके पास पैसा क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो अगर ये देगा, अब आइए हम लोग फिजिक्स में, इलेक्ट्रिसिटी में देने के कंसेप्ट में, तो अगर देना है यहाँ पे क्या है, पैसा, तो हमने बोला था पैसा को किससे रिलेट करना है, इलेक्ट्रॉन से। तो जो भी इलेक्ट्रॉन को अगर दान करता है तो उसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर आपने इलेक्ट्रॉन को दान कर दिया है तो आपके पास अगर 11 इलेक्ट्रॉन है और आपने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया है, दान कर दिया है, माइनस एक इलेक्ट्रॉन को आपने दान कर दिया, तो अब आपके पास कितना बचा है, 10 इलेक्ट्रॉन। तो आपके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि आपने क्या किया है, दान किया है। लेकिन आपके पास है 11 इलेक्ट्रॉन और आपने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, लिया है। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, अब आपके पास क्या हो जाएगा, मान के चलते पहले आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन था, अब आपने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो अब आपके पास क्या हो गया, 11 इलेक्ट्रॉन हो गया। आपने लिया इसलिए कौन सा चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज। तो अब मुझे ये बतलाइए
कि कोई भी ऑब्जेक्ट पे अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो कैसे है वो इलेक्ट्रॉन को ले करके या फिर इलेक्ट्रॉन को दान करके, तो इलेक्ट्रॉन को दान कर करके, है ना। अब आइए एक एग्जांपल हम इस पे कर लेते हैं, जैसे सोडियम। सोडियम के एटॉमिक नंबर 11 है और परमाणु द्रव्यमान 23 होती है। इसमें अगर हम प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या निकाले तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, 11 होगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं यानी कि उदासीन है तो 11 ही होगा। और न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा। 12 न्यूट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन। लेकिन यही सोडियम अगर पॉजिटिव चार्ज हो गया है, अब बताइएगा इसके पास कितने प्रोटॉन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे और कितने न्यूट्रॉन होंगे। तो प्रोटॉन कितने, जितने एटॉमिक नंबर तो 11 प्रोटॉन होगा। न्यूट्रॉन कितना, 23 माइनस 11 करेंगे तो 12 न्यूट्रॉन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन कितना, 11 इलेक्ट्रॉन नहीं, क्योंकि इसके ऊपर अब पॉजिटिवली चार्ज आ गया, न्यूट्रल होता तो 11 इलेक्ट्रॉन। अब क्या कर रहे हैं, ये पॉजिटिव चार्ज यानी कि ये दे रहा है तो ये अपने पास से क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो दे रहा, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन। यानी कि अगर कोई भी उदासीन एटम है और अगर कोई आवेशित में अगर पॉजिटिवली आवेशित है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन और इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है। तो पॉजिटिवली चार्ज का मतलब क्या हुआ, इन्होंने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, दान किया है। क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को दान किया है। चलिए क्लियर हो गया पूरा कंसेप्ट। अब आइए ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन को जोड़ करके, नहीं इलेक्ट्रॉन को जोड़ना नहीं है, हमें इलेक्ट्रॉन को दान करना पड़ता है धन आवेशित में। कुछ प्रोटॉन को जोड़ करके, नहीं प्रोटॉन का तो यहाँ पे कंसेप्ट ही नहीं है, प्रोटॉन तो भाई आपके न्यूक्लियस नाभिक में उपस्थित होती है। कुछ इलेक्ट्रॉन को निकाल करके, यस इलेक्ट्रॉन को निकाल करके, इलेक्ट्रॉन को दान करके, यानी कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा। तो अगर आपको धन आवेशित करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा। क्लियर है या नहीं। अब यहां से आपको क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे धन आवेशित हमने डाला है, यहाँ आपको ऋण आवेशित किया जा सकता है, नेगेटिवली चार्ज किया जा सकता है। तो अब मुझे ये बताइए कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे सोडियम है, अभी इसके पास कितने हैं प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या, आप मुझे ये बताइए भाई। तो आपको पता है कितना है यहाँ पे प्रोटॉन, 11 प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 11 इलेक्ट्रॉन है। न्यूट्रॉन कितना है, तो 12 न्यूट्रॉन है। लेकिन अगर मैं बोलूं सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज है, तो अब यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, 11 प्रोटॉन होगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, 12 न्यूट्रॉन होगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 11 इलेक्ट्रॉन नहीं, ये अब नेगेटिवली चार्ज है, यानी कि ये नेगेटिव चार्ज है, यानी ये ले रहा है, यानी एक इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है, यानी इसके पास अब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 12 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखिए नेगेटिव चार्ज आने पे ये कैसा फील हो रहा है, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जब पॉजिटिव चार्ज आप दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो ये क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, यानी कि क्या कर रहा है, दे रहा है। क्लियर हो गया। तो अब आपको ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन जैसे भी आए कंसेप्ट आपको क्लियर रखना है। कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए दूसरा सवाल आपसे बोला क्या गया है, कोई एक पदार्थ है धन आवेशित यानी कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो उसके लिए क्या सही होगा। तो पॉजिटिवली चार्ज है, अभी आपने देखा भी पॉजिटिवली चार्ज। चलिए ये मैंने इसलिए किया क्योंकि सेकंड क्वेश्चन सेम मतलब वैसे ही बनेगा जब तक आप ये क्लियर ना कर ले। तो देखिए ये क्या है आपका, इसके ऊपर कोई चार्ज है नहीं, यानी ये क्या हो गया आपका, एक उदासीन हो गया, यानी क्या हो गया, ये आपका न्यूट्रल हो गया। अब न्यूट्रल के केस में कितने हैं इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अब जब आप इसको देखेंगे तो ये क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज है, यानी ये क्या है आपका पॉजिटिवली चार्ज है, यानी आवेशित है। अब यहाँ पे देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 10 है। यानी अगर धन आवेशित के केस में देख रहे हैं तो यहाँ पे कितना है, 10 इलेक्ट्रॉन है। अब आइए ऋण आवेशित के केस में हम लोग देख ले। जब आप ऋण आवेशित के केस में देखेंगे तो ये देखिए नेगेटिवली चार्ज है, तो नेगेटिवली चार्ज में जब आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, 12 इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये अब यहाँ मैं लिख रहा हूं, देखिएगा सोडियम है, ये न्यूट्रल हो गया, ये सोडियम प्लस हो गया पॉजिटिवली चार्ज, ये सोडियम हो गया नेगेटिवली चार्ज। इस केस में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 11 इलेक्ट्रॉन है। इस केस में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। और इस केस में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है भाई, इस केस में इलेक्ट्रॉन की संख्या 12 है। मतलब ये अगर न्यूट्रल में देखें तो 11 इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिवली चार्ज में 10 इलेक्ट्रॉन और नेगेटिवली चार्ज में 12 है। क्योंकि ये नेगेटिव है तो गेन करेगा, पैसा लेगा तो पैसा बढ़ेगा। पॉजिटिवली चार्ज है तो ये पैसा देगा, तो इसके बाद इलेक्ट्रॉन घट गया। न्यूट्रल है तो भाई जितना पैसा उतना, ना तो आप किसी को दे रहे हैं ना किसी से ले रहे हैं। तो भाई क्लियर हो गया। तो न्यूट्रल के केस में 11 इलेक्ट्रॉन आपको मिल रहा है, पॉजिटिव के केस में 10 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। तो बताइए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पे क्या हो गई, घट गई है। चलिए अब आते हैं ऑप्शन देखते हैं हम लोग।
तो यहां बोला गया कोई एक पदार्थ धन आवेशित पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसके लिए क्या सही होगा, इसके लिए क्या सही होगा भाई, अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिवली चार्ज है, यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या आप देखिए, यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 11 प्रोटॉन है, और कितना हो गया इलेक्ट्रॉन 10 है, यानी प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होगी। ठीक है, अब आइए अगर नेगेटिव रहता तो क्या होता, देखिए नेगेटिव के केस में यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या कितनी 11 है और यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या 12, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो जाएगी प्रोटॉन से। तो देखिए क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, कंसेप्ट आपको क्लियर रखना है। तो पॉजिटिवली चार्ज में क्या होगा, प्रोटॉन की संख्या ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन की संख्या से। कोई दिक्कत है या ऑप्शन सही होगा सी। अब आइए बहुत शानदार सवाल है ये आपका, कल भी मैंने करवाया था, यहाँ पे थोड़ा सा सवाल को घुमा दिया गया, बहुत शानदार सवाल है। चलिए क्वेश्चन 3 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 3 क्या बोला गया है, यदि सिल्क पर, बहुत शानदार सवाल है, ध्यान से पढ़िएगा अदरवाइज गलती कर जाइएगा। यदि सिल्क पर कांच के छड़ से लगड़ा जाए, एक तो ये लाइन हो गया, उसके बाद ध्यान रखना है यहाँ पे लिखा गया है और, इसके बाद का लाइन पढ़ना है, और बिल्ली के खाल पर एबोनाइट का छड़ लगड़ा जाए तो दोनों छड़ के निकट रखने से उसके बीच लगने वाले बल की प्रवृत्ति क्या होगी, आपको यह बतलाना है। पहले देखिए इसको बनाएंगे कैसे, कल मैंने आपको इसका कंसेप्ट दे दिया था, आपको अगर याद नहीं है तो मैं फिर से बता दे रहा हूं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, बिल्ली का खाल रखना है, या फिर इसके जगह आप क्या रख सकते हैं, बाल, यानी कि हेयर भी रख सकते हैं, बाल हो गया ये आपका। ठीक है, इसके बाद आप क्या रखेंगे, कांच रखेंगे, क्लियर। इसके बाद आप क्या रखेंगे, रेशम रखेंगे, यानी कि इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, सिल्क कहेंगे। इसके बाद आप लिखेंगे रबड़, ठीक। इसके बाद क्या लिखेंगे, एबोनाइट। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, एबोनाइट। अब आइए इसके बाद ऊपर से नीचे का मैंने क्या बताया था, साइन पॉजिटिव, और सबसे नीचे क्या रहेगा, नेगेटिव। क्वेश्चन पढ़िए क्या बोला गया है, क्वेश्चन बोला गया है क्या, सबसे पहले लाइन में सिल्क पर किससे लगड़ा, देखिए छड़ किसका है, ध्यान रखना है, छड़ कांच का है। तो चलिए पहले मैं आपको एक छड़, दो छड़ बनाऊंगा, एक ये छड़ हो गया आपका, किसका है, ये कांच का छड़ हो गया, ठीक है। और दूसरा जो छड़ बोला गया है एबोनाइट का छड़, ये रहा आपका एबोनाइट का छड़, ठीक है। ये किसका छड़ है, एबोनाइट का छड़। तो एक और हम छड़ बना रहे हैं, ये हो गया आपका एबोनाइट का छड़, ठीक है ना, ये हो गया आपका एबोनाइट का छड़, यहां मैं लिख दे रहा हूं, ये छड़ हो गया, ये हो गया आपका कांच का छड़। क्लियर है मेरे भाई। अब आइए, अब आगे जब क्वेश्चन पढ़ेंगे, दोनों छड़ को जब निकट रखने से क्या होगा, यानी ये जब दोनों छड़ को आप पास में लाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, आकर्षण होगा, यानी कि अट्रैक्शन फोर्स यहां पे काम करेगा, या फिर रिपल्सन फोर्स काम करेगा, प्रतिकर्षण बल काम करेगा, क्या काम करेगा आपको ये बतलाना है। तो ये कैसे बतलाएंगे भाई, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज, तब क्या काम करेगा आपका, प्रतिकर्षण, यानी कि क्या काम करेगा, रिपल्सन। अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, तब क्या काम करेगा, रिपल्सन। अगर इसके ऊपर, एक मिनट, अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, यानी अनलाइक चार्ज होगा, तब क्या काम करेगा, आकर्षण बल, यानी कि अट्रैक्शन। ठीक है ना, यहां तक चीजें क्लियर है। चलिए, तो हमें पता करना है कि इसके ऊपर और इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा। चलिए पता करते हैं, कैसे पता करेंगे। तो कांच का जो छड़ है, ध्यान देखना है भाई, कांच का जो छड़ है, कांच का छड़ से लगड़ा जा रहा है किसके ऊपर, सिल्क के ऊपर। चलिए अब आइए, सिल्क कहां है, नीचे है, ठीक है, और कांच कहां है, ऊपर है, तो कांच के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। चलिए मिल गया मुझे पॉजिटिव चार्ज। अब आइए अगला लाइन पढ़ते हैं हम लोग, बिल्ली के खाल पर एबोनाइट का छड़ है। चलिए, बिल्ली का खाल कहां है भाई, ऊपर है, और एबोनाइट का छड़ कहां है भाई, नीचे है, यानी ये नीचे है, यानी ये नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यानी एबोनाइट के छड़ के पास कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो आप मुझे यह बताइए, अनलाइक चार्ज हो गया, तो ये क्या काम करेगा, यहाँ पे आकर्षण बल काम करेगा, यानी कि अट्रैक्शन फोर्स यहां पर क्या काम करेगा भाई, अट्रैक्शन फोर्स यहां पे काम करेगा। बताइए कोई दिक्कत है। तो ऑप्शन कहां है यहाँ पे, ऑप्शन आपका बी जो हो गया सही हो गया, आकर्षण फोर्स। क्लियर है। चलिए चौथे सवाल पे बात करते हैं हम लोग। चौथे सवाल पे, चौथा सवाल क्या बोला गया है, यदि दो आवेश में प्रत्येक के मान को दुगना कर दिया जाए। ध्यान से देखना है भाई, ये भी मैंने कल करवाया है, एग्जाम्पल भी दिया, आज थोड़ा सा लेवल मैंने इंक्रीज कर दिया है। यदि दो आवेश में प्रत्येक के मान को दुगना और उसके बीच के दूरी को आधा कर दिया जाए तो बल का मान कितना गुना हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं, चलिए समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोला गया है,
जो देखिए समझिए क्या बोला गया, दो चार्ज हो गया, ठीक है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है r है, ये हो गया आपका q1, ये हो गया आपका q2। यहाँ पे जो फोर्स लगता है ये मैंने बताया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, यानी कि जो डिस्टेंस है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यही होता है। लेकिन बोला गया है क्या कि ये जो चार्ज है इसको क्या कर दिया गया, दो गुना कर दिया गया है और इसके बीच की दूरी को आधा कर दिया गया, यानी इसको क्या कर दिया गया है 2q1 कर दिया गया है। बताइए भाई कोई दिक्कत है, पहले यहां पे मुझे बतलाइए, कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द, कोई दुख दर्द हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, पर्सनली मुझे कॉल करके पूछिए अगर कोई भी दुख दर्द है, कहां पे कंसेप्ट में कमी आ रही है। और इसको भी क्या कर दिया गया है 2q2 कर दिया गया, दो गुना कर दिया गया है। चलिए मैं इसको लिख दे रहा हूं, इसको कितना कर दिया गया 2q2 कर दिया गया। चलिए भाई ये हो गया, ये हो गया। अब एक मिनट, यहां थोड़ा सा गलती है, ये हो गया इसका बीच का, क्योंकि डिस्टेंस हमें कम करना है, आधा करना है 2q2, ठीक है, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है इसको क्या कर दिया गया, आधा कर दिया, यानी ये क्या कर दिया गया r/2 कर दिया गया। अब आपसे पूछा गया फोर्स का वैल्यू बताइए, तो चलिए फोर्स का वैल्यू बताते हैं। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, तो प्रोडक्ट कितना होगा 2q1 इंटू 2q2, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना है r/2 का स्क्वायर कर देते हैं, तो क्या आएगा फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दो दूनी, ये दो दूनी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, q1 इंटू q2, r/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा r स्क्वायर और बाई 4 आएगा ना, तो ये ऊपर चला जाएगा। समझ में आ गया, ये तो मैथ है भाई, ये तो अब आपको इतना आना चाहिए। तो ये आ गया आपका 4। तो अब कितना वैल्यू आ रहा है, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4 4 जा 16 q1 इंटू q2 अपन r स्क्वायर। अब बताइए मुझे ये जो आपका वैल्यू है q1 q2 अपन r स्क्वायर का वैल्यू कितना है, f है, मान के चलते ये f1 हो गया, तो मैं यहां लिख सकता हूं, ये f2 की वैल्यू निकली है, तो f2 लिख सकते हैं आप 16 टाइम्स क्या हो जाएगा आपका f1 हो जाएगा। तो कितना गुना हो गया आपका फोर्स, 16 गुना हो जाएगा। और वैसे भी आप देखिए कैसे नहीं हो भाई, आपने क्या किया, चार्ज को 2 गुना कर दिया है और डिस्टेंस कम कर दिया है, चार्ज इंक्रीज कर दिया है और डिस्टेंस कम कर दिया भाई, तो फोर्स ज्यादा लगेगा, डिस्टेंस कम हो गया, और आप यहां पे क्या है आपका चार्ज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो क्या हो गया इसका 16 गुना। कहां है ऑप्शन 16 गुना, ऑप्शन सी सही है। बताइए कहीं पे भी चारों क्वेश्चन में दिक्कत है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, और ये वो क्वेश्चन है कि हवाबाजी वाली बातें नहीं है भाई, आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और बहुत अच्छे स्टैंडर्ड वाले मैंने कंसेप्ट आपको दिए भी हैं और आप चीजों को समझ भी पा रहे होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चीजों को थोड़ा सा यहां से हटा लिया जाए। अब आज का जो हम लोगों का टॉपिक है मेनली है बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से भर भर के क्वेश्चन पिछले बार पूछे गए हैं रेलवे के एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो क्या है टॉपिक, पहले वोल्टेज है, मेनली जो है वोल्टेज। देखिए जो इलेक्ट्रिसिटी की बात हम लोग करते हैं ना, बोलते हैं ना करंट मारा, भाई करंट मारा नहीं, या करंट बहुत ज्यादा फ्लो कर रहा, भाई वो टोटली डिपेंड करता है इसी वोल्टेज के ऊपर, यानी मेन गेम जो है ना करंट का यही करता है, वोल्टेज ही करता है। कैसे करता है ये आगे के क्लास में जब धीरे धीरे बढ़ेंगे तभी समझ आएगा, आज तो आपको पहले समझना है कि ये वोल्टेज होता क्या है। देखिए दो टर्म है वोल्टेज और इलेक्ट्रिक, मतलब देखिए समझिए क्या है, दो टर्म क्या क्या है, एक है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना, या इसी को आप लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, इसी को आप लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, और मैं लिख दे रहा हूं इसी को आप लोग बोलते हैं वोल्टेज का भी नाम दे देते हैं, इसी को आप क्या नाम दे देते हैं वोल्टेज का नाम दे देते हैं, ठीक है। ये एक तो आपको ये समझना है, पहला क्लियर है, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और वोल्टेज कोई अलग चीज नहीं है, सेम चीज ही है। दूसरा आपको समझना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना, दूसरा आपको क्या समझना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को समझना है, और मैं लिख दे रहे हैं वोल्टेज डिफरेंस जिसको हम लोग कहते हैं, इसको क्या कहते हैं वोल्टेज डिफरेंस कहते हैं। चलिए समझ में आया। अब देखिए ये दोनों बहुत स्लाइटली डिफरेंस है भाई, दोनों है चीजें ही, जब हम लोग फॉर्मूला में पहुंचेंगे ना तो दोनों का फॉर्मूला आपको सेम ही मिलेगा, लेकिन कंसेप्चुअली आपको इसको समझना होगा कि क्या इसके बीच का डिफरेंस है। तो समझ में आया ना कि हम आज समझने वाले क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वोल्टेज। जो आप बोलते हैं ना भाई 10 वोल्ट का बैटरी ले आए भाई, 10 वोल्ट का बैटरी, ये वोल्टेज को ही आज आप समझने वाले, यही वोल्टेज के बारे में आप समझने वाले। चलिए समझते हैं। देखिए कूलम चचा ने आपको क्या बताया, कल मैंने आपको बताया था, कूलम चचा ने आपको बताया है कि दो पॉजिटिव यानी लाइक चार्ज हो, ठीक है, या फिर दो नेगेटिव यानी कि लाइक चार्ज होगा, तो कूलम चचा ने क्या बताया, यहां पे क्या होगा आपका, यहां पे क्या होगा आपका रिपल्सन फोर्स काम करेगा, यहां पे क्या काम करेगा आपका रिपल्सन फोर्स, यानी कि प्रतिकर्षण बल काम करेगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। कूलम चचा ने एक बात और भी बताया,
पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज, यानी कि अनलाइक चार्ज होगा, तो इस केस में क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। इस केस में क्या काम करेगा, अट्रैक्शन फोर्स यानी कि आकर्षण बल काम करेगा। हो गया ना भाई, काम खत्म। यहाँ पे इतनी चीजें हमें पता है बढ़िया से। लाइक चार्ज में रिपल्सन और अनलाइक चार्ज में अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। ठीक है सर, अब हमें क्या करना है, वर्क एनर्जी पावर में आना पहले, क्योंकि आप जब पोटेंशियल की जब बात कर रहे हैं तो आपने वर्क एनर्जी पावर में पढ़ा है पोटेंशियल एनर्जी को। तो पहले पोटेंशियल एनर्जी को समझते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी आपने क्या पढ़ा है, वर्क एनर्जी पावर आपको पढ़ना भी और हमने अपने बैच में पढ़ाया भी है। देखिए पोटेंशियल एनर्जी को आपको क्या है, जैसे कि ये आपका अर्थ हो गया, ठीक है, यहां पे कोई आपका ये बैग है, अब आपको ये बैग को उठाना है और उठा करके आपको यहां पर रखना है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक वर्क करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, आपको कार्य करना पड़ेगा। और यही कार्य जब हाइट के फॉर्म में या फिर पोजीशन के फॉर्म में, जब किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होगा, चेंज हो रहा है ना भाई, यहां से ये एक सर्टेन हाइट में आप इसको ले जा करके रख दिए एच हाइट पे, तो इसका जो पोजीशन है यहाँ पे, इस पोजीशन से अब ये यहाँ इस पोजीशन में आ गया, तो पोजीशन चेंज हुआ। वो पोजीशन चेंज को क्या नाम दे देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन आप इसके पोजीशन को चेंज करने के लिए क्या कर रहे हैं, कुछ वर्क कर रहे हैं। कितना वर्क कर रहे हैं, तो आप इसको लिखते हैं mgh, यही लिखते हैं ना। कभी सोचा है ये mgh क्या लिखे हैं, देखिए ये जो mg लिखे हैं ये क्या है, ये है वेट, ये क्या है आपका वेट। अब वेट को हिंदी में क्या कहते हैं, भार। और ये भार क्या होता है, ये भार होता है एक फोर्स, क्योंकि जब आप वेट लिखते हैं तो क्या लिखते हैं 10 न्यूटन, और ये न्यूटन क्या है, फोर्स का एसआई यूनिट है। यानी भार क्या है, भार कुछ नहीं है, भार एक प्रकार का फोर्स है। अब आइए समझते हैं भार को, प्रैक्टिकली समझिएगा। ग्रेविटेशन को थोड़ा सा हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। देखिए दो फोर्स के बारे में मैंने बताया है, ग्रेविटेशनल फोर्स मैंने बतलाया है, ठीक है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स मैंने बताया है, और एक मैंने बताया है ग्रेविटी फोर्स, ठीक है। यानी ये है आपका गुरुत्वाकर्षण बल और ये है आपका गुरुत्व बल। हमने क्या बताया था कि इस ब्रह्मांड में कोई भी ऑब्जेक्ट होगा जिसका अगर अपना मास है, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या करेगा, एक फोर्स काम करता है। और ये फोर्स कैसा होता है, आकर्षित फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। और ये फोर्स को हम क्या नाम देते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम देते हैं। तो और ये सबसे कमजोर फोर्स भी होता है, ये मैंने पहले क्लास में बताया भी था कि सबसे कमजोर फोर्स क्या होता है आपका, ये ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में मैंने क्या बताया कि इस ब्रह्मांड में कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका अपना अगर कोई मास है, तो वो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर क्या करता है, फोर्स लगाता है, उसको हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। जैसे आप अपने रूम में बैठे हुए हैं और आपके पास ये एक बेड लगा हुआ, तो आपके एक मास है भाई और इसका भी अपना एक मास है, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहा है, बल लगा रहा है। कैसा बल है, ये दोनों का नेचर कैसा है, आकर्षित बल है, आकर्षण करने वाला बल है। और इसको हम क्या नाम देते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल का नाम देते हैं, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम देते हैं। लेकिन अब आपके मन में ये डाउट आ रहा कि ये आकर्षण बल है भाई, तो क्यों नहीं अट्रैक्ट हो जा रहा है बल, जो बेड आपके रूम में रखा हुआ है, बेड आपके और क्यों नहीं खिंचा जा रहा और आप उसके और क्यों नहीं खिंचा जा रहे हैं, इसका भी जवाब देंगे हम। हालांकि ग्रेविटेशनल चैप्टर में हमने दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो समझ में आ गया ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। अब ग्रेविटी फोर्स क्या है, गुरुत्व बल क्या है, समझिएगा। जब यहां पे भी देखिए दो ऑब्जेक्ट है, लेकिन एक ऑब्जेक्ट आपका कोई ग्रह होगा, कोई प्लैनेट होगा, जैसे अर्थ हो गया, ठीक है, चंद्रमा हो गया, पृथ्वी हो गई। अब इस केस में क्या, इसका अपना एक मास है और इसका भी अपना एक मास है, ठीक है ना, इसका अपना मास होगा भाई। तो अब क्या होगा, इसको समझिएगा, ये भी इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा और ये भी इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा। और ये जो फोर्स लग रहा है इसका नेचर कैसा होगा, आकर्षित बल होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। इसको हम लोग नाम देंगे गुरुत्व बल का। अब समझिएगा, गुरुत्व बल कब कहेंगे, जब कोई एक ऑब्जेक्ट क्या हो जाए, कोई प्लैनेट आ जाए, कोई ग्रह आ जाए, उस केस में जब ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा उसको गुरुत्व बल कहेंगे। और इस केस में होता क्या है, देखिए ये है आपका अर्थ है, ठीक है, और यहाँ पे कोई सेब ही लेंगे क्योंकि न्यूटन साहब ने वही लिया था, मतलब उनसे वही देखा था उन्होंने। ये क्या कर रहा है, ये सेब है, यानी ये क्या है आपका सेब है, एप्पल, ठीक है, क्या है, एप्पल है ये। अब इसका अपना कोई मास है m, अब इस अर्थ का भी क्या है, अपना कोई एक मास है m2, ठीक है। आप एक बात पहले ये बताइए, जो अर्थ है इसका मास कितना है, 6 गुना 10 के पावर 24 kg। ये फील कर पा रहे हैं कितना है, देखिए फील करवाता हूं आपको। 6 10 के पावर 24 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, इतना केजी अर्थ का क्या है, मास है आपका। ये सेब का लेते हैं, चलिए सेब का, या आप अपने आप को ही ले लीजिए, ठीक है ना,
कितना वेट होगा 100 kg ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना भाई, कितना होगा 100 kg के आप होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अब देखिए, अब ये सेब भी फोर्स लगाएगा और ये अर्थ भी फोर्स लगाएगा। अब एक बात और मैं बताना भूल गया, ये आपका F2 ले रहे हैं यहाँ पे, हालांकि देखिए ग्रेविटेशन चैप्टर का इसलिए मैं यहाँ पे बताना भूला हूँ कि ये जो फोर्स लगता है F1 और F2 ये दोनों की मैग्नीट्यूड वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। ये सब क्वेश्चन है आपका ग्रेविटेशन का। चलिए, तो सेब भी कितना फोर्स लगा रहा है F1 और जो अर्थ लगा रहा है वो कितना F2, दोनों का मैग्नीट्यूड वैल्यू क्या है आपका, इक्वल है। लेकिन इस केस में ये देखा जाता है सेब या आप कोई भी चीज ऊपर फेंकते हैं तो वो क्या होता है, नीचे गिर जाता है। क्यों ऐसा, क्योंकि जो अर्थ का मास है कंपैरेटिवली इतना अधिक है उस सेब से या उस आदमी से या उस ऑब्जेक्ट से कि उसको अपनी ओर क्या कर लेता है, खींच लेता है। और ये जो फोर्स लग रहा होगा इसको क्या करेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्व बल, इसको कहेंगे हम लोग गुरुत्व बल। क्यों कहेंगे गुरुत्व बल, क्योंकि यहाँ एक प्लैनेट है ऑब्जेक्ट में। लेकिन यहाँ पे जो आप है और जो बेड है, बेड का मास कितना होगा, मान के चलते हैं कि 200 kg होगा भाई, आपका 80 kg, तो क्या कितना ज्यादा स्लाइटली डिफरेंस है। इसलिए यहाँ पे आकर्षण बल तो लग रहा होता है लेकिन यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं हो पाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इस सेब को या इस आदमी को क्या मिलता है, एक एक्सेलरेशन मिल जाता है। और ये जो एक्सेलरेशन मिलता है तो इस ग्रेविटी के कारण, इस अर्थ की ग्रेविटी के कारण, इसलिए इसको हम नाम दे देते हैं एक्सेलरेशन। किस कारण, इस ग्रेविटी के कारण। इसलिए हम इस जी को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सेलरेशन को जी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको लिखते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब समझिएगा, इस सेब को अपनी ओर जो खींचा है ये अर्थ, जिस फोर्स से, जिस गुरुत्व बल से, वही इसका क्या होता है, भार होता है। या फिर कोई आदमी नीचे गिर रहा है छत से इस अर्थ की ओर, तो इसका जो वेट है, कितना वेट होगा, mg, इसका जो मास है, और g जो वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, वही उसका वेट है। क्योंकि यानी कि ये अर्थ जिस फोर्स से इसको अपनी ओर खींच रहा होता है वही उसका भार होता है। तो अब आइए हम लोग यहाँ पे सूटकेस के ऊपर आते हैं, जो हमें समझना था यहाँ पे कि अब इसकी पोजीशन को हमें क्या करनी है, चेंज करनी है, यहाँ से यहाँ ले जाना है। तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, तो हमें पता है mgh, mg क्या है, वेट है, यानी इसका जो अपना वेट है, ठीक है, और इसका पोजीशन हम जितने हाइट में लेके गए वो, तो ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी। यानी ये क्या है, आपका वर्क आपको करना पड़ा। क्योंकि ये भाई, अब ये आपको क्या करना, वर्क क्यों करना पड़ा, समझिए। ये यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, अर्थ इस बैग को अपनी ओर खींचना चाह रहा है, लेकिन आप इसके ऊपर फोर्स लगा के क्या किए हैं, इसको यहाँ ले गए, इसलिए आपको कुछ वर्क करना पड़ा, ठीक है ना। मतलब उसके नेचर के अकॉर्डिंग आप काम करें। अर्थ क्या रहा था, इसको अपनी ओर खींचना, और आप इसको उसके जस्ट अपोजिट किए, इसलिए आपको क्या करना पड़ा, वर्क करना पड़ा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई। तो आप यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर है ना, वर्क मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी का। अब आइए, पोटेंशियल हम लोग समझते हैं कि ये आपको जो हमें बताना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। अब होगा क्या, इसको समझिएगा। अब चलिए चार्ज के पास चलते हैं, मेन हम लोग को अपने चार्ज के पास आना, कि यहां पर एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है, ठीक है, ये है आपका पॉजिटिव क्यू चार्ज। अब एक बात बतलाइए, चार्ज क्या होती है, मैंने कल बताया था चार्ज क्या होती है। चार्ज एक प्रॉपर्टी होती है। चार्ज क्या होती है, एक प्रॉपर्टी, यानी कि चार्ज क्या होती है, गुण होती है। कैसी गुण है कि जब भी आप इसको कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड के पास लेकर जाएंगे तो वहां पे क्या होता है, एक बल का अनुभव होता है, ठीक है ना, ये याद है आपको। अब ये देखिए, ये जो प्लस क्यू चार्ज है, इसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस चार्ज के मान के चलते हैं जैसे कि इसका अपना इतने दूर तक इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब ये कि यहां तक अगर कोई भी चार्ज आना चाहेगा, तो जैसे कि अगर यहाँ पे प्लस क्यू कोई चार्ज आया तो इसको क्या करेगा, एक फोर्स का अनुभव होगा। माइनस क्यू चार्ज आएगा तो यहाँ पे भी एक फोर्स का अनुभव करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रहेगा तो यहाँ पे कोई भी बल अनुभव नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इतने दूर तक ही है, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक बात बतलाइए, यहाँ पे जो मैंने चार्ज लिया ये कैसा चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब एक बात बतलाइए, यहाँ पे कोई इन्फिनिटी में, ठीक है ना, ये आपका कोई डिस्टेंस जो है इन्फिनिटी में है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ ये इन्फिनिटी डिस्टेंस में, इन्फिनिटी में कोई एक डिस्टेंस में एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज है मेरे भाई, याद रखना है। देखिए पॉजिटिव चार्ज ही क्यों लिया जाता है, ये एक टेस्ट चार्ज के रूप में चेक किया गया था, एक, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज को ही लिया गया था, इसलिए टेस्ट जो किया गया था पॉजिटिव चार्ज के ऊपर ही किया गया था, इसीलिए। तो इस पॉजिटिव चार्ज को क्या किया गया, इन्फिनिटी से लाया जा रहा था, ठीक है, ये लाया गया, इधर आया, आराम से आया, आराम से आया, यहाँ पे आया, यहां तक आया, कोई दिक्कत नहीं, हमें यहां तक लाने में कोई दिक्कतें नहीं हुई। ये कहां से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है, डिस्टेंस क्या है, इन्फिनिटी से। लेकिन जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे आया तो यहां पे क्या होगा, यहां पे भी पॉजिटिव चार्ज और यहां भी पॉजिटिव चार्ज, तो यहां पे कौन सा फोर्स काम करेगा, रिपल्सन फोर्स काम करेगा। यानी कौन सा फोर्स काम करेगा, प्रतिकर्षण बल काम करेगा ना भाई। तो अब इसको इसके अंदर लाना क्या आसान है, नहीं। लेकिन हाँ, अगर माइनस क्यू चार्ज होता
तो आप इसको आराम से माइनस क्यू चार्ज को अंदर ले आते, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, आकर्षण बल काम करता है। ठीक है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब लेकिन मुझे करना क्या है, मुझे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ये जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं इस पॉजिटिव चार्ज का, ये विद्युत क्षेत्र जो देख रहे हैं, इसके अंदर मुझे लाना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, वर्क करना पड़ेगा। अब एक बात बतलाइए कि अगर आपको वर्क करना पड़ेगा तो किसके लिए वर्क कर रहे हैं, इस पॉजिटिव चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने के लिए वर्क करना पड़ रहा है। तो बताइए, मान के चलते हैं कि ये पॉजिटिव क्यू चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में अगर आपको W वर्क करना पड़ रहा है, तो चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, कूलाम। तो मुझे एक बताइए कि एक कूलाम चार्ज को इन्फिनिटी से, ध्यान रखना है एक बात की, हम कहां से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से ला रहे हैं। तो इन्फिनिटी से इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में हमें कितना काम करना पड़ेगा, वर्क डन अपन क्यों करना पड़ेगा कि नहीं। तो अब ध्यान से समझिएगा कि एक यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में जो किया गया कार्य है उसको ही आप क्या कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, समझिएगा एक बार फिर से ध्यान से सुनिए। जिनको डेफिनेशन लिखना है लिखिए, मैं नोट्स अपलोड कर ही रहा हूं। देखिए नोट्स भी मैं दिखा दे रहा हूं भाई, ये रहा आपका नोट्स। ठीक है, सारा एकदम खूबसूरत राइटिंग में आप देख सकते हैं, चीज़ें अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, आइए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, देख सकते हैं सारा कुछ, रेजिस्टेंस वगैरह आप देखेंगे, यहाँ सारा कुछ आपको लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है ना, फिगर के साथ, जहाँ पे जो भी चीज़ें की नीड है। चलिए समझते हैं। अच्छा, डेफिनेशन क्या लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, विद्युत विभव का क्या बोलेंगे भाई। विद्युत विभव का क्या कोई दिक्कत है समझने में, विद्युत विभव या फिर वोल्टेज जिसको आप कह रहे हैं, ये रहा विद्युत विभव या फिर वोल्टेज जिसको आप कह रहे हैं, इसका मतलब आप समझें कि यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यानी कि विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया जो वर्क है उसी को आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। समझ में आया कि नहीं भाई। चलिए यहां पे फिर से समझिए एक बार, हमने क्या बोला कि कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इसको हम कहां से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से ला रहे हैं। इस पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप जो देख रहे हैं, ये जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड जो देख रहे हैं, इसके अंदर मुझे लाना है भाई। तो इसके अंदर लाना है तो अभी देखिए, पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज के पास लाइएगा तो वहां पे क्या होगा, रिपल्सन काम करेगा ना भाई। तो यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो इसके लिए अंदर लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो वही मैंने लिखा कि जैसे कि आप मैथ करते हैं ना भाई, 10 पेन का दाम अगर 100 रुपया है, ठीक है, तो एक पेन का दाम क्या होगा, 100/10 करते हैं, यही करते हैं ना। तो वही मैंने बोला कि अगर ये पॉजिटिव यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में अगर वर्क डन W करना पड़ रहा है, ठीक है ना, कितना करना पड़ रहा है, W करना पड़ रहा है, तो हमें यह बताइए कि एक कूलाम चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में W/Q वर्क करना पड़ेगा। हो गया, तो इसे ही आप क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। इसे ही क्या कहेंगे, विभव कहेंगे, या इसे ही क्या कहेंगे, वोल्टेज कहेंगे। क्लियर हो गया भाई। वोल्टेज में कहीं भी दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं। यानी अब आइए मेन पॉइंट पे आइए, यानी कि जो वोल्टेज है, यानी कि जिसको आप V से रिप्रेजेंट करते हैं, यहां मैं लिख रहा हूं वोल्टेज का फॉर्मूला क्या हो गया, जो आपको क्यू चार्ज को लाने में, पॉजिटिव क्यू चार्ज, कौन सा वर्क, याद रखिएगा कौन सा चार्ज को ला रहे थे, पॉजिटिव चार्ज को हम लोग ला रहे थे बाय कन्वेंशन। उसको लाने में जो वर्क करना पड़ा उसे ही आपने क्या कहा, वोल्टेज कहा या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा। अब एक बात बताइए, ये क्या है, आपका वर्क है तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो गई, जूल हो गई। ये चार्ज है तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो गई, COL कूलम, COLOUMB कूलम हो गया। ठीक है, अब वोल्टेज का क्या होता है, एसआई यूनिट वोल्ट होता है। तो अब एग्जाम में आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, जूल को आप रिप्रेजेंट करते हैं J से और कूलाम को रिप्रेजेंट करते हैं C से और वोल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं V से। तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा गया है, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि 1 वोल्ट इक्वल्स टू कितना होगा, 1 वोल्ट इक्वल्स टू कितना होगा भाई, 1 वोल्ट इक्वल्स टू कितना होगा, जूल पर कूलाम होगा ना, जूल पर कूलाम। ये वोल्ट हुआ, 1 वोल्ट इक्वल्स टू क्या हो गया, ये जूल पर कूलाम होगा ना भाई। वोल्ट बोले तो वोल्टेज, जूल बोले तो वर्क, कूलाम बोले तो चार्ज। क्लियर हुआ, यानी 1 वोल्ट मतलब समझ में आया, 1 वोल्ट का मतलब क्या हो गया, 1 वोल्ट इक्वल्स टू जूल पर कूलाम। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल सर। अब एक बात बतलाइए हमें, ये जो आप ऑब्जेक्ट को ला रहे थे, कहां से ला रहे थे, ये पॉइंट, यानी ये पॉइंट क्या थी, आपकी इन्फिनिटी थी। तो इन्फिनिटी पे वोल्टेज क्या होगा, इसका क्या होगा भाई, इन्फिनिटी होगा। इन्फिनिटी पे इसकी वोल्टेज क्या होगी, मान के चलते हैं, यहां पे रुके, मैं एक यहां पे पॉइंट ले रहा हूं, यहां पे ए पॉइंट हो गया ये आपका, ठीक है। इस ए पॉइंट यानी कि जो ये ए पॉइंट ये कहां, इन्फिनिटी में है,
और इसको हम जो ला रहे हैं ये किसी बी पॉइंट के पास ला रहे हैं, इसको हम ला कहाँ रहे थे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इस बी पॉइंट के पास, ठीक है। तो इस ए पॉइंट के पास जो ला रहे थे, इसके पास जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, वी ए के पास कितना होगा, 0 होगा भाई। इन्फिनिटी को हम एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते हैं, डिफाइन ही नहीं कर सकते, तो वहां पे वोल्टेज क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ पे कितना होगा वोल्टेज, वी बी होगा, ठीक है ना। हम अभी मान के चल रहे हैं कि वी बी है, मुझे नहीं पता कितना, वी बी में मैंने मान लिया। तो अभी एक बात बताइए, तो ये जो वोल्टेज आपने निकाल लिया वी बी का, कितना, वर्क डन अपन क्यू, क्लियर हो गया। अब आइए, अब हम लोग समझते हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है या फिर वोल्टेज डिफरेंस है, इसका अर्थ अब क्या है, समझ में आया ना, इसका अर्थ क्या है, इससे क्या डिफरेंस है, इसको समझिएगा। अब कोई डिफरेंस नहीं है भाई, वही चीज है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे ध्यान रखना, ये आपका पॉइंट है ए और ये है आपका पॉइंट अब बी। यहाँ पे कोई चार्ज है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ध्यान से देखना भाई। अब हो क्या रहा है, यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया है। अब ये जो पॉइंट है कोई एक सर्टेन डिस्टेंस है, ठीक है ना, ये कोई एक सर्टेन डिस्टेंस है, कोई मतलब कि इन्फिनिटी हम चार्ज को नहीं ला रहे हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक है। कोई एक पॉइंट से हम एक पॉइंट के अंदर ला रहे हैं, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, यानी कि इस चार्ज को इस पॉजिटिव चार्ज के इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में जो हमें कार्य करना पड़ा, उसको हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज डिफरेंस कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, वोल्टेज डिफरेंस, या फिर हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या इसी को हम बोलते हैं विद्युत विभवांतर। मतलब अंतर क्या है, केवल अंतर है कि हम यहां पर अगर बोले तो इसके पास अब अपना कोई एक वोल्टेज होगा भी ए, और इस पॉइंट के पास अपना एक वोल्टेज होगा भी बी, यानी कि अब यहां पर क्या हो गया, एक वोल्टेज डिफरेंस सेटअप कर जाएगा। आया ना भाई वोल्टेज डिफरेंस, क्यों, क्योंकि यहां पे अब एक वोल्टेज आ गया है, लेकिन यहां पे जो हम इन्फिनिटी से ला रहे थे इसके पास तो 0 है भाई, क्योंकि इन्फिनिटी कितने डिस्टेंस से ला रहे हैं हमें क्या पता, कुछ नहीं पता, इसीलिए। तो अब बताइए, ये जो वोल्टेज डिफरेंस निकला, क्या निकला, वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू कितना कार्य करना पड़ा पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए, यही है आपका वोल्टेज डिफरेंस। और इसको आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा वी इक्वल्स टू वर्क डन अपन क्यू। देखिए फॉर्मूला सेम है, वर्क डन अपन क्यू ही है वोल्टेज डिफरेंस का भी, और वोल्टेज का भी वर्क डन अपन क्यू ही है। अब आपको ये याद रखना, 1 वोल्ट इक्वल्स टू जूल पर कूलम। तो क्या बताइए, कंसेप्ट क्लियर हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि वोल्टेज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज डिफरेंस के बीच का आपको अंतर समझ में आया कि नहीं आया भाई, बताइए, ये समझ में आया कि नहीं आया। चलिए एक क्वेश्चन पहले करते हैं, शानदार क्वेश्चन पहले करेंगे, पहले माइंड फ्रेश करते हैं क्वेश्चन करके, तब आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया आपको, क्वेश्चन आपको बोला क्या गया है, सुनिएगा ध्यान से। क्वेश्चन आपको ये बोला गया है कि कोई चार्ज है, ठीक है ना, यहाँ पे कोई चार्ज है जिसका वैल्यू आपको दिया गया है 100 माइक्रो कूलम, ठीक है, 100 माइक्रो कूलम, और बोला गया है कि इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में, ठीक है ना, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में, ये सेंटेंस में लिखा हुआ रहेगा, मैं आपको बस यहाँ पे डिक्टेट कर रहा हूँ। बोला गया कि कोई एक चार्ज है, कोई एक आवेश है जिसके ऊपर कितना चार्ज है, 100 माइक्रो कूलम चार्ज है, उसको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में हमें जो वर्क करना पड़ रहा है वो वर्क है आपका 1000 जूल, ठीक है ना, वो कितना है 1000 जूल। तो हमें बताइए इस पॉइंट पे कितना वोल्टेज होगा, कितना वोल्टेज होगा, ना कि वोल्टेज डिफरेंस। इसका मतलब ये जो क्यू चार्ज को हम ला रहे हैं ये कहां से ला रहे होंगे, इन्फिनिटी से ला रहे होंगे। ये सेंटेंस में भी आपको लिखा मिल सकता है कि इन्फिनिटी में कोई भी एक ऐसा पॉइंट है जहां से हम 100 माइक्रो कूलम चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ला रहे हैं, ठीक है, विद्युत क्षेत्र में ला रहे हैं, उसके लिए हमें कितना वर्क करना पड़ रहा है, 1000 जूल। तो आप मुझे बताइए कि उस बिंदु पर, यानी इस बिंदु पर कितना वोल्टेज होगा। वोल्टेज डिफरेंस नहीं पूछेगा भाई, वोल्टेज डिफरेंस तब पूछेगा जब 2 पॉइंट चार्ज होगा, मतलब 2 पॉइंट होंगे एक सर्टेन डिस्टेंस में। तो कैसे निकलेगा, मुझे पता है वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपन क्यू होता है, हाँ जी। लेकिन वर्क कितना करना पड़ रहा है आपको, 1000 जूल करना पड़ रहा है, और चार्ज की वैल्यू क्या दे दी गई है, 100 माइक्रो कूलम। लेकिन आपको ध्यान रखना है ये माइक्रो कूलम है, और कूलम चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, कूलम होती है। तो माइक्रो कूलम को पहले बदलिए कूलम में, तो 1 माइक्रो इक्वल टू कितना होता है, 10⁻⁻6 होता है। तो आप इसको जब बदलेंगे तो 1000 जूल अपन 100 इंटू 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करिए, तो इसको सॉल्व करिएगा तो क्या होगा, 2 0 से ये 2 0 कट गया, 1 0 से 1 ये कट जाएगा, तो ये जब ऊपर जाएगा तो 10⁻5 कूलम, सॉरी 10 कूलम बोल रहे भाई, ये हट गया, यानी कि 10⁻5 क्या बचा भाई, 10⁻5 ऊपर क्या है, जूल है, और नीचे क्या है, कूलम है। और अभी मैंने आपको बताया जूल पर कूलम को आप क्या लिखते हैं, अभी मैंने आपको बताया है
जूल पर कूलाम को क्या लिखते हैं, वोल्ट लिखते हैं। देखिए जूल पर कूलाम को क्या लिखते हैं, वोल्ट लिखते हैं। तो अब आपने निकाला क्या था, वोल्ट ही निकाला, वोल्टेज ही निकाला है, यानी कि कितना वोल्टेज रहेगा उस पॉइंट पे, 10⁵ वोल्ट रहेगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे, समझ में आया कि नहीं आया? तो ध्यान रखना है भाई कि कैसे क्वेश्चन बोला जा रहा है, क्या नहीं बोला जा रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपको अगर ऐसा भी क्वेश्चन मिल जाए कि कोई 10 कूलाम चार्ज है, ठीक है, 10 कूलाम चार्ज है और उसको क्या किया जा रहा है, कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड में लाया जा रहा है जिस पॉइंट में उसका वोल्टेज दे दिया गया है, मान के चलते हैं 100 वोल्ट। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कैसे निकालिएगा, V इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क डन अपन क्यू। ये फॉर्मूला याद रखना है। हमें वर्क निकालना तो कैसे निकालेंगे, V इंटू क्यू कर देंगे। वोल्टेज कितना है यहाँ पे दिया, 100 वोल्ट दिया हुआ है। चार्ज कितना लाना है, 10, यानी कि कितना हो गया, 100 गुना 10 यानी 1000 जूल हमें वर्क करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द? कोई दुख दर्द नहीं है सर। अब इसके ऊपर हम लोग और न्यूमेरिकल कल कर लेंगे, और भी सारी चीजें इसके ऊपर, बाकी धीरे धीरे। यहां तक समझ में आया? कुछ और प्रैक्टिकली मैं आपको चीजों को समझाता हूं। देखिए जैसे कि ये प्रैक्टिकली मैं चीजों को आपको समझा रहा हूं। देखिए जैसे ये आपका एक पॉइंट है और एक पॉइंट ये है आपका, ये मान के चल रहे पॉइंट ए है और ये आपका पॉइंट बी है। पॉइंट ए का जो वोल्टेज दिया गया है, भी ए का जो वोल्टेज है वो है आपका, मान के चलते हैं 10 वोल्ट है, और पॉइंट बी पे जो वोल्टेज है वो है आपका 20 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे क्या आएगा आपका, वोल्टेज आएगा। बताइए पहले समझिए, देखिए प्रैक्टिकली समझिए, यहाँ पर वोल्टेज आएगा या फिर यहाँ पर वोल्टेज डिफरेंस आएगा, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो आप क्या बोले सर, वोल्टेज के केस में हम, ये जो पॉइंट होता है ये कहाँ होता है, इन्फिनिटी में होता है, और इन्फिनिटी में होगा तो इसका जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो इस केस में आपको क्या मिल रहा है, ये पॉइंट कहाँ है, इन्फिनिटी में है, नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें इसका एक वोल्टेज आपको गिवन है, यानी यहाँ पे क्या आएगा, वोल्टेज नहीं आएगा, यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस आएगा। यानी वोल्टेज डिफरेंस आने का मतलब इसका रिप्रेजेंटेशन डेल्टा V से होगा। तो वोल्टेज डिफरेंस कितना है यहाँ से यहाँ पे, तो भाई क्या है, देखिए वोल्टेज पॉइंट बी कितना है, 20 वोल्ट है, और पॉइंट ए में कितना वोल्ट है, 10 वोल्ट है। तो ये ज्यादा वोल्टेज है, इसलिए इसको हम लोग बोल देते हैं हाई पोटेंशियल, ठीक है ना, हाई पोटेंशियल या हाई वोल्टेज। और इसको हम लोग नाम देते हैं लो पोटेंशियल या फिर लो वोल्टेज, यानी कि न्यूनतम विभव, और इसको बोलते हैं उच्चतम विभव। तो डेल्टा भी क्या निकलता है, हाई टू माइनस लो करते हैं, यानी कि डेल्टा भी क्या हो जाएगा आपका, VB माइनस VA होगा ना भाई। और इसी का फॉर्मूला आप क्या लिखते हैं, वर्क डन अपन क्यू। समझ में आया? प्रैक्टिकली समझिए भाई, वोल्टेज कहाँ कहना है, वोल्टेज डिफरेंस कहाँ कहना है। जैसे अब ये एक पॉइंट है, पॉइंट ए है, और ये है आपका पॉइंट बी, ठीक है। इस पॉइंट बी का जो वोल्टेज आपको दे दिया गया है 10 वोल्ट, और इस भी ए का वोल्टेज दिया गया है 0, यानी ये कहाँ से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से, यानी यहाँ पे क्या रहेगा आपका, वोल्टेज रहेगा, यानी भी रहेगा, यानी कि V इक्वल्स टू वर्क डन अपन क्यों लिखेंगे। क्लियर कट, समझ में आया? अब देखिए अगर वोल्टेज डिफरेंस नहीं रहा कोई भी वायर में, ये जो एक वायर है इसका एक सिरा और एक सिरा ये है, ठीक है ना, एक एंड ये हो गया और एक एंड ये हो गया, तो यहाँ पे क्या आया आपका, डेल्टा भी आया, यानी वोल्टेज डिफरेंस आया। और ये वोल्टेज डिफरेंस जब तक नहीं आएगा तब तक करंट आपका फ्लो नहीं करेगा। जैसे समझिए, आप पढ़े भी होंगे फिजिक्स में, जो ईयर है, ईयर फ्लो करेगा किधर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, याद है कि नहीं भाई, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो जिधर हाई प्रेशर होगा और जिधर लो प्रेशर होगा, तो हवा का डायरेक्शन किधर होगा, इधर ही होगा, है ना। जैसे कि P का वैल्यू, प्रेशर का वैल्यू यहाँ पे 10 बार है, और यहाँ पर प्रेशर का वैल्यू है आपका 1 बार, तो आपका जो ईयर है किधर फ्लो करेगा, हाई टू लो फ्लो करेगा। उसी प्रकार जो आपका करंट है, यानी कि जो धारा है वो किधर फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल टू, ध्यान रखना है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। ये पॉइंट आपको याद रखना है भाई। करंट जो फ्लो करेगा किधर फ्लो करेगा, करंट मतलब कि करंट को फ्लो करने के लिए क्या चाहिए, वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, ठीक है ना। करंट हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ फ्लो करेगा। यानी अगर यहां मान के चलिए कि इस केस का एक और हम आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे ये एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है और पॉइंट बी है। इसका जो वोल्टेज है पॉइंट ए पे ये है आपका 15 वोल्ट, और इस बी पे भी है आपका वोल्टेज कितना, 15 वोल्ट। यहां बताइए क्या डेल्टा भी होगा, डेल्टा भी चलिए निकालते हैं, VB माइनस VA करके, 15 माइनस 15 क्या आएगा, वोल्टेज डिफरेंस 0, यानी यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस क्या है, 0 है। तो यहाँ पे क्या करंट फ्लो करेगा, करंट यहाँ पे फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि हमने अभी बताया कि करंट को फ्लो करने के लिए क्या चाहिए, डेल्टा भी चाहिए। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तब तक आपका करंट फ्लो नहीं करेगा।
क्लियर है भाई। तो देखिए अब मैं आपको करंट से धीरे धीरे जोड़ूंगा, क्योंकि कल की क्लास में ही हम लोग समझेंगे, क्योंकि कल की क्लास में हम लोग क्या समझेंगे, करंट और करंट डेंसिटी को, क्योंकि आपने समझ लिया है फ्री इलेक्ट्रॉन को और पोटेंशियल को और पोटेंशियल डिफरेंस को आपने समझ लिया है। तो यहां तक चीजें समझ में आई कि अब एक बात बताइए कि यहां पे जैसे कि इस केस में, अब यहां पे मैं आपको अभी प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल दे रहा हूं आपको। जैसे ये है आपका एक वायर है, ठीक है, ये आपका पॉइंट ए है और ये आपका पॉइंट बी है। इसका वोल्टेज दिया गया वही ले रहा हूं 15 वोल्ट, और इसका भी में भी इसका वोल्टेज दिया है 15 वोल्ट, ठीक है। यहां पे बताइए डेल्टा भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो यहां से करंट फ्लो करेगा, नहीं फ्लो करेगा। अब आप यहां पे खड़े हैं, ठीक है, ये आपका अर्थ हो गया। अब एक पॉइंट याद रखिएगा, ये जो अर्थ है, अर्थ का जो वोल्टेज होता है वो कितना होता है, 0 होता है। अर्थ का ये पॉइंट याद रखना है आपको, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि अर्थ का वोल्टेज कितना होता है, वो हम लोग 0 लेते हैं, अज्यूम करते हैं 0, ठीक है ना। अनंत पर ऐसा क्यों करते हैं ना, क्योंकि अर्थ, क्योंकि आप ये यहाँ पे देखिए, क्यों ऐसा ये भी जान लीजिए, क्योंकि इस केस में अभी आप जब देखें यहाँ पे देखिए, ये जो पॉइंट ए आपने जो देखा, ये पॉइंट कहाँ था, इन्फिनिटी में था, इसलिए उस पर वोल्टेज होगा तो जरूर कुछ ना कुछ, लेकिन अज्यूम हम लोग कर लेते 0, क्योंकि ये डिस्टेंस ही इन्फिनिटी में है। तो उसी तरह अर्थ में भी, जो अर्थ की जो रेडियस है 6400 किलोमीटर, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं क्या, हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं, कहाँ गया भाई फिगर, हम अज्यूम कर लेते हैं क्या कि अर्थ की जो वोल्टेज है वो क्या है, आपकी 0 है, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए ये आपने क्या किया, आपने हाथ से इस तार को पकड़ लिया, ठीक है, आपने हाथ से क्या किया, इस तार को पकड़ लिया, तो क्या बताइए यहाँ पे करंट क्या फ्लो कर रहा था, 0, यहाँ पे करंट क्या है आपका, 0 है, तब तो आपको करंट नहीं मारना चाहिए, आपने यही सोचा, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा भी 0 है, पोटेंशियल डिफरेंस 0, इसलिए करंट 0। अब समझिए हुआ क्या, यहाँ पे आपका वोल्टेज कितना 0 है और यहाँ पे कितना 15। अब यहाँ पे देखिए क्या एक वोल्टेज डिफरेंस नहीं बन गया, डेल्टा भी नहीं बन गया, 15 वोल्ट माइनस 0 बन गया, यानी कि वोल्टेज कितना गया, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी ये हो गया आपका हाई पोटेंशियल और ये हो गया अब आपका लो पोटेंशियल, यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस हो गया, और इसी कारण ये आपका करंट आपके बॉडी में मारता है। करंट, अब देखिए करंट इस डायरेक्शन में, इसको करंट फ्लो करने के लिए रास्ता मिल गया, यहाँ पे करंट नहीं फ्लो कर पाया क्योंकि डेल्टा भी 0 था, यहाँ पे इसका पोटेंशियल डिफरेंस बन गया, क्योंकि ये आपका 15 वोल्ट है और आपका अर्थ का वोल्टेज 0 है, आप अर्थ में खड़े हैं, तो आपका भी वोल्टेज क्या हो गया यहाँ पे 0, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, तो आपको करंट यहां से मार दिया, ठीक है। तो इसीलिए करंट मारता है, इसके पीछे का रीजन यही है। चिड़िया लोग जो आप देख रहे हैं वहां पे रहता है, क्योंकि वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं हो पाता है ना, वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होने के कारण वहां पे उसको करंट नहीं मारता। यहां तक चीजें समझ में आ गई, ये आपका प्रैक्टिकली लाइव से मैंने जस्ट समझाया, मजा लेना नहीं है भाई, क्वेश्चन को समझना है, कंसेप्ट पे काम करना है। अब ये क्वेश्चन अच्छे से याद करके जाइएगा, 1 वोल्ट इक्वल टू क्या होता है, जूल पर कुलाम होता है, ठीक है, इसको अच्छे से लिख लेना यहाँ पे, 1 वोल्ट इक्वल टू क्या होता है, जूल पर कुलाम, 1 वोल्ट इक्वल टू क्या होता है, जूल पर COLOUMB कुलाम, ठीक है, जूल पर कुलाम। ये पॉइंट एकदम रट लीजिए, एग्जाम में पूछा है कई बार, यहां तक दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए न्यूमेरिकल्स और भी इसके बनाएंगे हम लोग, आगे के सेशन में लेते चलेंगे। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी वोल्टेज, विद्युत विभव का, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस विद्युत विभवांतर का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे करंट डेंसिटी को, फ्री इलेक्ट्रॉन को अब हम वहां पे जोड़ेंगे, और उसी दौरान, क्योंकि करंट को पढ़ेंगे जब ना भाई, देखिए करंट आपका जब यहां से फ्लो करेगा तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि कैसे वोल्टेज काम करता है, जो आप यहाँ पे बैटरी लगाते हैं। अब ये सब साइन भी मैं करवाते चलूंगा, क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़ना है। देखिए ये तो हो गया आपका सेल, लेकिन जब कम्बिनेशन ऑफ सेल होता है तो इसको आप बोलते हैं बैटरी, ये आपका हो गया बल्ब, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस, ये सब बताएंगे, ठीक है, आगे के क्लासेस में। चलिए आज की क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं, आपके कमेंट्स का वेट रहेगा, आगे चीज़ों को कंटिन्यू करना है या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।